आइए क्विक रिवीजन करते हैं कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अंतर था। अंतर क्लियर होगा मेरे हिसाब से कि जब जब रेशियो बदलता था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय, उन सारे केस में बिजनेस कंटिन्यू होता था, बिजनेस क्लोज नहीं होता। हेलो गाइज, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, आई होप आप फर्स्ट क्लास का लेक्चर अटेंड किए होंगे। सर फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? हम लोग फर्स्ट क्लास में केवल ऑब्जर्व किए थे चीज़ों को कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में होता क्या था। उसमें होता क्या था, बुक्स को ही हमको बंद करना होता है, यानी बिजनेस शटडाउन होना है। यानी बिजनेस शटडाउन होना है तो अपना काम क्या होगा वहाँ पे? अपना काम तो लास्ट क्लास में बोले थे कि ताला कड़ी लेके वहाँ जाके बैठने का है नहीं। चूँकि हम अकाउंट्स एंड फाइनेंस में है तो मेरा रोल वहाँ पे क्या होगा? मेरा रोल होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना, नंबर 1। सर उससे पहले और कुछ बताओ। उससे पहले हम 3 चीज़ आपको बताए थे। आइए क्विक रिवीजन करते हैं कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अंतर था। अंतर क्लियर होगा मेरे हिसाब से कि जब जब रेशियो बदलता था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय, उन सारे केस में बिजनेस कंटिन्यू होता था, बिजनेस क्लोज नहीं होता था, केवल पार्टनर्स के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस बदलता था। लेकिन ठीक उल्टा जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बात जब उसमें हम बात कर रहे थे तो वहाँ कोई इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप चेंज होने का बात नहीं कर रहे थे, वहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन ही समाप्त हो रहा था। मतलब सर कंप्लीट शटडाउन, बिजनेस क्लोज करना है हमको। तो सर अपना काम होगा वहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना, नंबर 1। नंबर 2 पे बात किए थे सर सेटलमेंट। सर थोड़ा सेटलमेंट्स पे चर्चा करो कि क्या चर्चा किए थे, बताते हैं। जब भी सेटलमेंट का बात किया जाएगा तो फर्म के पास चूंकि एसेट्स होता नहीं है तो एसेट्स तो होता है, कैश नहीं होता है, तो सर वो कैश कैसे लाएगा? तो कैश लाने के लिए सबसे पहले फर्म क्या करेगा, अपने सारे एसेट्स को रियलाइज करवाएगा। मतलब सर सेल आउट करके पैसा का रिकवरी किया जाएगा। तो सर क्या पैसा कैसे कैसे बांटा जाएगा उस पर बात करो ना, हम बताते हैं। सबसे पहले जो पैसा चुकाया जाएगा वो आउटसाइडर लायबिलिटी को चुकाया जाएगा। मतलब अगर फर्म क्लोज होता है तो सबसे पहले जब पैसा के लेने के कतार में कोई खड़ा होगा तो वो होगा आउटसाइडर लायबिलिटी। इसका मतलब जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, बिल्स पेबल हो गया, कोई पार्टनर्स का रिलेटिव हो गया, वो भी तो पार्टनर ही है ना, यानी वो सब आउटसाइडर को सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। सर ट्रेन खुलेगा, फिर आगे किसको पैसा दिया जाएगा? उसके बाद नंबर आएगा पार्टनर्स के लोन का। इसका मतलब सर पार्टनर्स के कैपिटल को सबसे लास्ट में पेमेंट मिलेगा। जी, सबसे लास्ट में उसको पेमेंट का भुगतान किया जाएगा अगर पैसा बचेगा तो। अदरवाइज अगर फर्म के पास पैसा का कमी हो जाएगा तो उस केस में वो डिफिशियंसी का जो केस जिसको बोलते हैं, उस केस में हम पार्टनर से कहेंगे जाइए यहाँ पैसा नहीं है फर्म में आपको देने के लिए, उल्टा आप ज़्यादा निकाल के ले गए हैं तो जाइए घर से लेके आइए। ये हम सेटलमेंट पे चर्चा किए थे। आई होप यहाँ तक का आपका रिवीजन हो गया होगा। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं सो सुनिए। हम बात करने वाले हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए कुछ लिमिटेड अकाउंट्स हम आज यहाँ सीखने वाले हैं। कुछ लिमिटेड अकाउंट, ज़्यादा अकाउंट्स नहीं खोलेंगे। कल भी हम बात किए थे कि एक अगर एसेट्स को आप लेजर खोल के बंद करना चालू कीजिएगा तो अननेसेसरी आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक शॉर्ट टर्म क्लिक रिकवरी अकाउंट हम बनाएंगे जहाँ पे सारे एसेट्स को एक बार उठा के ले जाया जाएगा, जो हम अभी थोड़ा देर में सीखने वाले हैं। ठीक है, आपके स्लाइड्स पे यानी मेरे बोर्ड पे एक बैलेंस शीट्स आएगा और फिर उस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि कैसे कैसे हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। ठीक है, बैलेंस शीट्स के साथ में हम लोग आगे देखते हैं चीज़ों को। जैसे अगर हम बोलें कि अगर फर्नीचर के लेजर को हमको क्लोज करना है तो आप यही बताइएगा ना सर फर्नीचर बेचेंगे तो एंट्री होगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सर चूंकि फर्नीचर का वैल्यू यहाँ दिख रहा है 2 लाख, बेचते समय हो सकता है 1.5 लाख में बेचे तो यहाँ लॉस रिकॉर्ड कर दिया जाएगा 50,000। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं करना है क्योंकि मेरे पास ढेर सारा एसेट्स होता है और ये प्रोसेस नहीं है डिसोल्यूशन का कि हम बारी बारी से एक एक लेजर को क्लोज करें। यानी हमको यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्टेड लेजर बनाना है, ज़्यादा लेजर नहीं बनाना है क्योंकि हमको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। इसीलिए आपको रेस्ट्रिक्टेड लेजर यहाँ ओपन करना है। रेस्ट्रिक्टेड जैसे कि हम बोल रहे हैं अब बारी बारी से नहीं बेचना है लेकिन सारे लेजर को क्लोज तो करना है। इसीलिए हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पहला स्टेप हम बोलने जा रहे हैं ऑल एसेट्स अदर देन कुछ बाद में बताएंगे क्यों। वही एसेट्स हमको उठा के ले जाना है जो बिक सकता है, यानी जो एसेट्स को बेच के पैसा आ सकता है केवल उसी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। सर मतलब आप बोल रहे हो कि इस सब एंट्री को जो यहाँ खुला हुआ है ये सबका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब इस सारे को उठा के हमको कहीं पे ट्रांसफ़र करना होगा। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि दीपावली के समय जो हम लोग का सफाई होता था तो सारे कूड़ा करकट को क्या करते थे हम लोग, जो फालतू सामान से होता था एक जगह इकट्ठा करते थे, फिर वहाँ से हम लोग सेल आउट करते थे। ठीक यहाँ भी वही चीज़ करेंगे। सारे एसेट्स को अदर देन कुछ
उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे एक रेस्पेक्टिव फील्ड में, जहाँ पे वहाँ से इकट्ठे बेचा जाएगा, बारी बारी से बेचा जाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ इंडिविजुअली हम बेचने का काम नहीं करेंगे। यानी हमको एंट्री क्लोज करने के लिए सबसे पहले सारे एसेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। एक तरह का ये रिकवरी अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपको सारे एसेट्स को उठा के ट्रांसफ़र करना होगा, सारे एसेट्स को उठा के इस रिकवरी अकाउंट में, जो शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है, ताकि हम बारी बारी से एक एक एसेट्स पे हम नफ़ा नुकसान निकालने का समय नहीं होता है मेरे पास। यहाँ क्या होगा, सारे एसेट्स को आप उठा के ले जाइएगा फील्ड में, यहाँ पटक दीजिएगा, और यहाँ आपका पता जाएगा कि मेरा सारे एसेट्स का वैल्यू कितने का है। क्योंकि सारे एसेट्स का लेजर अगर हमको बंद करना होगा तो जिस वैल्यू पे है ये एसेट्स, उसी वैल्यू पे हमको उसको ट्रांसफ़र करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, जहाँ से एसेट्स को बेच के पैसा लाया जाता है। तो उसी वैल्यू पे हमको ट्रांसफ़र करना है जिस वैल्यू पे वो बुक्स में रिकॉर्ड है। अदरवाइज अगर दूसरे वैल्यू से आप ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका लेजर, पर्टिकुलर जो आइटम है उसका लेजर क्लोज नहीं होगा। और मेरा मोटिव ही क्या है डिसोल्यूशन के चैप्टर में, कि हर लेजर को क्लोज करना। यानी आप कैसे कीजिएगा, सारे एसेट्स को, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। तो क्या होगा सर, कैश को भेज दे फील्ड में ना, कैश को नहीं भेजेंगे। बोले थे ना कुछ आइटम को छोड़ देंगे, इसमें पहला आइटम कैश और बैंक हो सकता है। क्यों सर, इसको क्यों नहीं भेजेंगे? अरे जो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, भला उसको बेच के कैश कैसे आएगा, ठीक है, इसलिए कैश को नहीं ले जाएंगे। बाकी सब देखिए, बाकी सब फर्नीचर, प्लांट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कार, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सब को आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। सर ट्रांसफर करने का क्या होगा, जर्निटी क्या होगा, जर्निटी तो करना पड़ेगा हमको। जर्निटी क्या होगा सर, देखिए ये सब डेबिट बैलेंस है, अगर इसका लेजर हमको क्लोज करना होगा तो उसी सेम अमाउंट से हमको क्रेडिट करना होगा सारे अकाउंट को। जैसे यहाँ फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है, इसलिए यहाँ पे एसेट साइड में शो रहा है। जैसे हम इसको क्रेडिट करेंगे टू फर्नीचर 2 लाख से, फर्नीचर का लेजर मेरा क्लोज हो गया होगा। क्योंकि अगर फर्नीचर का अगर हम लेजर दिख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ बीडी बैलेंस होगा मान लीजिए 2 लाख। अब यहाँ जैसे क्रेडिट किए हैं तो ये क्रेडिट किस नाम से होगा अभी बताएंगे। जैसे आप 2 लाख से क्रेडिट किए हैं, इसका लेजर क्लोज हो गया। मेरा मोटिव यही है कि हर वो लेजर को क्लोज कर देना है जो ओपन है, ठीक है। चलिए, तो सर अब फर्नीचर अब नहीं दिखाई, तो फिजिकल में है, अभी बेचे नहीं हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, जहाँ से बेचा जाएगा बाद में। अभी हम ट्रांसफ़र करें, यानी समझिए नाम केवल बदल रहा है। ये फर्नीचर अपना नाम बदल रहा है, ये प्लांट एंड मशीनरी जैसे हम क्रेडिट किए 4 लाख से, अब प्लांट एंड मशीनरी का लेजर क्लोज हो गया। लेजर क्लोज हुआ है, फिजिकल में भी एग्जिस्टेंस है। मतलब हम सारे एसेट्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। यानी सारा एसेट्स अब नाम बदल लेगा, अभी अमाउंट नहीं डालेंगे। क्यों सर, अभी बहुत सारा एसेट्स मेरे पास बताओ है, तो फर्नीचर का ही केवल लेजर क्लोज किए हैं। फर्नीचर चूंकि डेबिट था, यहाँ क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर का खाता बंद। फिजिकल है, अभी बेचे नहीं हैं। एसेट समझिए केवल अपना नाम बदल रहा है। पहला जो हाउ टू क्लोज बुक्स का पहला स्टेप है, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। चूंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसका लेजर आपको क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। हर वो एसेट्स जिसका बैलेंस डेबिट है, जो फील्ड में मतलब जिससे बेच के आपका पैसा आ सकता है, उसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाना पड़ेगा। बोले हैं अदर देन, कुछ को छोड़ के वो धीरे धीरे, जैसे भी बताएं कैश, वो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, तो उसको भाई कैश को भेजने का कोई जरूरत नहीं है फील्ड में, ठीक है। प्लांट को भेज दिए। जैसे करेंगे टू स्टॉक का लेजर क्लोज हो जाए, क्योंकि देखिए बुक वैल्यू से हम सबको क्लोज कर रहे हैं। यानी जो डेबिट बैलेंस में 2 लाख से दिख रहा होगा, जैसे हम क्रेडिट कर दिए, स्टॉक का लेजर क्लोज हो गया। यानी अब क्या होगा, यहाँ से फर्नीचर गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम प्लांट को क्रेडिट किए, प्लांट का लेजर क्लोज, वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा नहीं, वो बैलेंस शीट्स में जाएगा नहीं, प्लांट यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे टू स्टॉक किए, स्टॉक का लेजर क्लोज मतलब ट्रायल में जाएगा नहीं, तो बैलेंस शीट्स में जाएगा नहीं। जैसे यहाँ किए टू इन्वेस्टमेंट, चूंकि इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स को क्रेडिट किए मतलब उसका खाता बंद, लेजर क्लोज, यहाँ से इन्वेस्टमेंट गायब। जैसे कार को आप किए टू कार 2 लाख से, कार का लेजर क्लोज। जैसे हम किए कंप्यूटर को टू कंप्यूटर 1 लाख से, कंप्यूटर का खाता क्लोज। जैसे हम किए बिल्डिंग को टू बिल्डिंग 3 लाख से, बिल्डिंग का खाता क्लोज। क्या हुआ, हम क्लोजिंग एंट्री मारे।
सारे एसेट्स को अदर देन कुछ को छोड़ के हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिए। देखिए फिजिकल में दिख रहा है, अभी हम सेल नहीं किए हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि मेरा काम क्या था। हम बारी बारी से एक एक एसेट्स को बेचने का काम नहीं करेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या कि सारे एसेट्स को इकट्ठा करके एक जगह कहीं ले चलेंगे, वहाँ पे बेचेंगे। अरे यहाँ से पता चल रहा है कि जो एसेट्स हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कितने वैल्यू का है। टोटल वैल्यू हमको यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे? 4 2 6 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल 15 लाख के वैल्यू का एसेट्स हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिए। अब जब सेल करने बैठेंगे तो अगर मान लीजिए हम 17 लाख का बेचे, उसमें हो सकता है किसी आइटम को हम कम में बेचे होंगे, किसी आइटम में ज़्यादा दाम बढ़ा के बेचे होंगे, बट नेट में हमको पता चल गया ना सर, किसी एसेट्स पे गेन आ रहा होगा, किसी एसेट पे लॉस आ रहा होगा, किसी एसेट्स पे गेन आ रहा होगा, किसी एसेट्स पे लॉस आ रहा होगा। तो इंडिविजुअली हम यहाँ निकालने नहीं बैठे हैं कि किस एसेट्स पे गेन आ रहा है, किस एसेट्स पे लॉस आ रहा है ना, आपको टोटल यहीं से पता चल गया सर 15 लाख का हम एसेट्स था टोटल, उसको सेल किए 70 लाख में, तो 2 लाख का मेरा नेट गेन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोसेस मेरा आसान हो जाए। क्योंकि हम बिजनेस बंद ही कर रहे हैं तो अननेसेसरी हम लेजर क्यों खोलें, इसलिए आपको एक लेजर जो सबसे पहले बनाना होगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट्स, जहाँ पे सारे एसेट्स को आपको ट्रांसफ़र करके लाना होगा फील्ड में। तो समझिए फील्ड है, रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। रियलाइजेशन मतलब सारा एसेट्स अपना नाम बदल लिया है, सारा एसेट्स अभी फिजिकल में दिख रहा है, अभी कोई बेचे नहीं है, केवल नाम बदल दिए। इससे क्या हुआ कि अब हमको ज़्यादा लेजर नहीं बनाना होगा, क्योंकि देखिए सब लेजर क्लोज हो गया। अब बेचने के बारी आएगा, बेचेंगे, बेचते के समय सीखेंगे उसका एंट्री क्या होगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि वेरियस एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। याद रखिएगा बुक वैल्यू से ही क्रेडिट कीजिएगा, अगर दूसरे अमाउंट से आप क्रेडिट करेंगे तो फिर उसका लेजर क्लोज नहीं होगा, ठीक है। फिजिकल में दिख रहा है, अब नाम का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है, डेबिट था क्रेडिट किए, अब बुक से गायब हो गया, कोई लेजर अब नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सारा एसेट्स गायब हो गया सिवाय कैश को छोड़ के, ठीक है। चलिए तो सर कैश को कहाँ दिखाएंगे, कैश के लिए हम रेस्पेक्टिव एक अलग लेजर बनाएंगे। कैश का एंट्री नहीं किया जाएगा, वो लास्ट में करेंगे। कैश का एक रेस्पेक्टिव अलग एंट्री बनाया जाएगा, ठीक है। तो कैश का चूँकि डेबिट बैलेंस होता है, इसके लिए इसको ओपनिंग बैलेंस में जब लाइएगा तो यहाँ लिखाएगा टू बैलेंस BD 1 लाख रुपया। देखिए हर आइटम इधर का हम कहीं ना कहीं लिख दिए और इधर का आइटम मेरा खत्म हो गया, ठीक है। नंबर 1, ये सारा एसेट्स जो था, अगर इसका आप जर्नल एंट्री देखिए तो क्या होगा। जर्नल एंट्री हम किए थे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट स्टॉक, मान लीजिए इधर में था तो हम क्या किए थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो सर अभी तो जर्नल एंट्री किए थे, उसका लेजर में कैसे पोस्टिंग होगा, क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट हुआ है सारे स्टॉक के चलते, तो आपको सारा यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू कार, ये सब जब सम के साथ में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए अभी केवल पोस्टिंग सिखा रहे हैं कि खाता को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री जो हम के लिए हैं वो क्या लिए। हम क्लोजिंग एंट्री में लिए कि सारे एसेट्स को उसके बुक वैल्यू पे हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। तो चूंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसको खत्म करने के लिए हमको क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो डेबिट किसको किए थे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किए थे, ये सब के चलते क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। और भी जो वेरियस एसेट, जितना भी वेरियस एसेट्स होगा सब हम उठा के यहाँ पे ले आए थे। पहला एंट्री मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, इस साइड में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कैश को कैश अकाउंट, यानी देखिए अभी 2 अकाउंट मेरे समझ में आया, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक कैश अकाउंट, ये दोनों बनेगा। जर्नल एंट्री सीख लेंगे, सवाल के जरिए सब सीखेंगे। अभी केवल आइडिया आपको क्या मिल रहा है कि सारे एसेट्स को उसके बुक वैल्यू पे आपको ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट में। सारा लेजर क्लोज हो गया एसेट्स का, ठीक है। कैश अभी क्लोज नहीं हुआ है, कैश सबसे लास्ट में क्लोज होगा, क्योंकि कैश अभी एसेट्स बेचेंगे तो कैश आएगा, लायबिलिटी को चुकाएंगे तो कैश जाएगा, फिर रिमेनिंग जो कैश बचेगा वो हम लोन में चुकाएंगे, कैपिटल में चुकाएंगे, तो लास्ट में सबसे पैक किया जाता है, ठीक है। सारे एसेट्स को अब क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे एसेट्स को उठाइए रियलाइजेशन में फेंक दीजिए, ठीक है। सर अगला स्टेप क्या होगा, जैसे ऑल एसेट्स को ट्रांसफर किए हैं आप फील्ड में, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं उसके बुक वैल्यू में, तो उसका लेजर क्लोज हो गया सारे एसेट्स का। वैसे ही आपको सारे आउटसाइडर लायबिलिटी को भी फील्ड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, पार्टनर से रिलेटेड आइटम को नहीं, आउटसाइडर लायबिलिटी। क्योंकि सेटलमेंट में हम देखे थे कि सबसे पहले पेमेंट एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा उससे सबसे पहले पेमेंट आउटसाइडर को किया जाएगा, और आउटसाइडर पार्टनर नहीं होता है। हाँ, पार्टनर का रिलेटिव है वो आउटसाइडर है, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, बिल्स पेबल है, ये सब का पेमेंट सबसे पहले किया जाएगा, इसलिए ये सबको आउटसाइडर लायबिलिटी बोला जाता है। तो हाउ टू क्लोज बुक्स का पहला स्टेप क्या हुआ, ऑल एसेट्स अदर देन कुछ, यानी कैश को और भी बताएंगे बाद में, ऑल एसेट्स एंड
आउटसाइडर लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, यानी सर लायबिलिटी को भी ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन में, जी रियलाइजेशन में लायबिलिटी को भी ट्रांसफर करना होगा। इसका एंट्री क्या होगा सर, चूंकि सर इसका भी हमको लेजर क्लोज करना है और ये सब का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका लेजर क्लोज करने के लिए आपको इसको डेबिट करना होगा, ठीक है। डेबिट जैसे करेंगे हम बैंक लोन अकाउंट डेबिट 2 लाख से बैंक का खाता क्लोज। अभी देखिए लेजर क्लोज हुआ है, अभी पेमेंट का हम बात नहीं कर रहे हैं। हम चूंकि बता दिए थे कि बारी बारी से हम एक एक लेजर को क्लोज नहीं कर सकते, इसीलिए सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। वैसे ही सारे लायबिलिटी, सारे आउटसाइडर लायबिलिटी को भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि वहाँ से जो एसेट्स बेच के पैसा आएगा उससे सबसे पहले लायबिलिटी वाले को यानी आउटसाइडर को हम पेमेंट कर देंगे वहाँ फील्ड में। वहाँ से जो पैसा बचेगा उससे पार्टनर्स के लोन को पैसा दिया जाएगा, फिर उसके बाद कैपिटल को पैसा लौटाया जाएगा। इसीलिए हम बारी बारी से चल रहे हैं। सारे एसेट्स को आप उठा के रियलाइजेशन में भेज दिए, जर्नल एंट्री में आप कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि सर एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो उसका लेजर क्लोज करने के लिए हमको क्रेडिट करना होगा, नंबर 1। चूँकि सर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसका खाता क्लोज करने के लिए हमको डेबिट करना होगा। तो जैसे बैंक लोन अकाउंट डेबिट किए हैं वैसे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कीजिए 3 लाख से। अब इससे क्या होगा, क्रेडिटर्स का लेजर क्लोज हो गया। देखिए मेरा बैलेंस शीट साफ होते जा रहा है, हर आइटम कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। मिसेज एज लोन, चूँकि ये पार्टनर नहीं है, आउटसाइडर है, तो इनका पेमेंट सबसे पहले किया जाएगा, इसलिए इसको भी आप फील्ड में भेज दिए, इसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। चूँकि लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसका लेजर क्लोज करने के लिए हमको इसको डेबिट करना होगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सेटलमेंट में कि पार्टनर्स के लोन से पहले पार्टनर्स आउटसाइडर को पेमेंट होता है, इसीलिए। अब गौर से देखिए तो मेरा सारा लायबिलिटी अब यहाँ से खत्म हो गया। देखिए लायबिलिटी का हम पेमेंट नहीं किए, अभी केवल लेजर क्लोज हुआ है, ठीक है। अभी लेजर क्लोज हुआ है, ना एसेट्स को बेच के पैसा लाए हैं, ना लायबिलिटी वाले को अभी चुकाए हैं। अभी केवल नाम इंटरचेंज हुआ है, बिकॉज कि हमको लेजर को बंद करना था, केवल नाम का देखिए ट्रांसफ़र हुआ है। सारे एसेट्स का ट्रांसफ़र कर दिए रियलाइजेशन में। अब एसेट्स के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब एसेट्स अपना नाम बदल के रियलाइजेशन रख लिया। सारा लायबिलिटी जो क्रेडिट था वो अब डेबिट हो गया, लेकिन अभी पेमेंट नहीं किए, केवल ट्रांसफ़र किए हैं कहाँ पे, रियलाइजेशन में। यानी अब लायबिलिटी को लायबिलिटी के नाम से नहीं जाना जाएगा, यानी अब बैंक लोन को बैंक लोन के नाम से नहीं जाना है। क्यों सर, क्रेडिट था डेबिट कर दिया, खत्म हो गया। क्रेडिटर था, क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट कर दिया, खत्म हो गया। सर पेमेंट कर दिया क्या, ना अभी पेमेंट नहीं किया, अभी केवल नाम बदल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हमको कम लेजर बनाना पड़ेगा, इसीलिए। नहीं तो बारी बारी से एक एक लेजर बनाना पड़ता है। क्रेडिटर्स को पेमेंट करो, बैंक लोन को पेमेंट करो, तो बैंक का लोन का लेजर, क्रेडिटर्स का लेजर, उतना लेजर नहीं हमको बनाने के लिए यहाँ दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए एक प्रोसेस है कि सारे एसेट्स को आप उठा के रियलाइजेशन में ले जाओ, सारे लायबिलिटी को आप उठा के रियलाइजेशन में ले जाओ। यानी अभी नाम केवल बदले हैं, नाम का ट्रांसफर हुआ है, फिजिकल में अभी नहीं कुछ भी हुआ है, ठीक है। अगर इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है, ठीक है। किसके रियलाइजेशन का लेजर है, किसके चलते, तो बाई बैंक लोन के चलते। किसके चलते, तो बाई क्रेडिटर के चलते। किसके चलते, तो बाई मिसेज एज लोन के चलते। अब इससे क्या होगा, देखिए इस स्टेप के बाद क्या होगा, सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। क्या एंट्री हुआ था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, सारा एसेट्स यहाँ पे आ गया, एसेट्स का लेजर क्लोज। सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिए, तो क्या एंट्री होगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्रेडिट कर दिए लायबिलिटी के चलते। यानी एसेट्स जो यहाँ लिखा हुआ था, एसेट्स सब उसको टान के इधर में ले आए, इधर जो लायबिलिटी लिखा हुआ था टान के इधर में ले आए, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, जब सवाल के साथ में सबको डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम धीरे धीरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम बुक्स को कैसे स्टार्ट करेंगे बनाना। तो दो अभी तक लेजर समझ में आया। एक तो सर रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाइए, सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पे उठा के आप उसमें ट्रांसफर कर दीजिए जर्नल एंट्री के थ्रू। किए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारा एसेट्स, अलग अलग टाइप का एसेट्स, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ था ये सब एसेट्स के चलते। लायबिलिटी को आप ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब लायबिलिटी भी इधर से मिटा देते हैं, जर्नल एंट्री था। अब सर इस कैपिटल को कहाँ दिखाया जाए, चूंकि कैपिटल का पेमेंट सबसे लास्ट में होता है, इसलिए आपको फिर सेपरेट अलग अलग अकाउंट बनाना होगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दो बॉक्स ए बी। चूंकि इसका ट्रांसफर अभी तक नहीं किया है, केवल ओपनिंग बैलेंस डालना है, इसीलिए हम बाई बैलेंस BD करेंगे। जर्नल एंट्री तो कोई किए नहीं है, इसलिए 5 लाख एक को देना है, बी को लौटाएंगे हम लोग 5 लाख, लेकिन अभी नहीं लौटाएंगे। अब देखिए गौर से देखिए तो क्या हुआ, मेरा बैलेंस शीट्स का हर आइटम कहीं ना कहीं हम पोस्ट कर दिए और यहाँ से मेरा बैलेंस शीट्स
गायब हो गया। तो सर हो गया क्या, प्रोसेस खत्म हो गया क्या? ना, अभी नहीं खत्म हुआ है। अभी तो हम ये देखें कि हमको मेन अभी लेजर और एक आगे बनेगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या समझ में आया कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उससे रिलेटेड मेरे पास अभी तक 3 लेजर आया है। एक तो आया रियलाइजेशन अकाउंट। सर जी रियलाइजेशन अकाउंट में क्या किए हैं, सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिए हैं उसके बुक वैल्यू पे, सारे आउटसाइडर लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं बुक वैल्यू पे। कैश था, चूँकि कैश तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, उसको बेच के कैश थोड़ी ना सकता है, इसलिए कैश को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। कैश या बैंक का जो होगा उसका सेपरेट लेजर बनाया जाएगा। जब कैश और बैंक दोनों होगा उसमें क्या होगा वो बाद में देखेंगे। अभी कैश या बैंक जो दिया होगा आपको उसका लेजर बना लेना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 कैपिटल था सर, कैपिटल का बैलेंस डाल दिए। तो सर क्या पेमेंट करवा दें, कैपिटल दे दें 5? ना, अभी नहीं। पहले एसेट्स को बेच के अब पैसा लाया जाएगा, लायबिलिटी को चुकाया जाएगा। फिर फील्ड में यहाँ पता चलेगा, देखिए सारा एसेट्स का बुक वैल्यू यहाँ पे था, इसको बेच के हम पैसा लाएंगे, लायबिलिटी को चुकाएंगे। तो हमको यहाँ रियलाइजेशन में पता चलेगा कि एसेट्स को बेच के जो पैसा आया और लायबिलिटी को जो हम चुकाए, तो चुकाने से हम प्रॉफिट्स में रहें या लॉस में रहें। नहीं समझे कि सारे एसेट्स का बुक वैल्यू था 3 लाख रुपया, लायबिलिटी था 2 लाख रुपया का, 3 लाख का सामान बेचे 7 लाख रुपया में, यानी यहाँ से लग रहा है सर जी 4 लाख का गेन हो गया। 3 लाख का सामान था 7 लाख में बेचे, 4 लाख का गेन हो गया। सर जी 2 लाख लायबिलिटी भी चुका दिए, तो नेट में नहीं पता चल गया कि सर 2 लाख के गेन में है? नहीं समझे। अब इस गेन पे हक, क्योंकि आउटसाइडर को तो चुका देंगे, तो ये गेन पे हक किसका होना चाहिए, कैपिटल का। तो यहाँ ये जो रिकवरी अकाउंट हम बनाए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वहाँ से जो गेन या लॉस निकलेगा उसको आपको ट्रांसफ़र करना होगा कैपिटल अकाउंट में। ग्रेजुअली चीज़ को सीखेंगे धीरे धीरे, बट अभी फिलहाल क्या समझ में आया सर, मेजर हमको क्या समझ में आया हम बताते हैं आपको। हमको ये समझ में आया कि सारे एसेट्स और सारे आउटसाइडर लायबिलिटी का एंट्री क्लोज करना है हमको। एंट्री क्लोज करने के लिए हम रियलाइजेशन का हेल्प लिए, यानी ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स एट देयर बुक वैल्यू। जब तक हम बुक वैल्यू से एंट्री नहीं मारेंगे मेरा खाता क्लोज नहीं होगा। जैसे हम बुक वैल्यू से एंट्री मारे, सारा एसेट्स और लायबिलिटी का खाता क्लोज हो गया। फिजिकल में है, अभी चिंता ना कीजिए, फिजिकल में है। फिर क्या किए सर, कैश था उसको कैश अकाउंट में डाल दिए, कैपिटल था उसको कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए हमको क्रेडिट साइड में दिखाना होगा। डेबिट भी हो सकता है तो उल्टा हाथ में दिखाएंगे। इसका मतलब मेरे खोपड़ी का टेंशन है, बिजनेस बोल रहा है कि हमको अपने ऑनर ए को 5 लाख लौटाना है, बी को 5 लाख, यानी लायबिलिटी है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। चूंकि कैश एसेट्स होता है बिजनेस का, इसलिए वो यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बैलेंस शीट गायब हो गया। सर अगला इन्फॉर्मेशन क्या दिया होगा? अगला इन्फॉर्मेशन ये दिया कि अब हम लोग फील्ड में चलेंगे। हुआ था ना, सारा इकट्ठा कर दिए थे एक जगह, सारे एसेट्स को इकट्ठा कर दिए एक जगह पे, लायबिलिटी को इकट्ठा कर दिए। अब अगला स्टेप क्या होगा सर जी? अगला स्टेप होगा एसेट्स को अब सेल आउट करेंगे। देखिए धीरे धीरे इसमें आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, बट आइडिया लेते चलते हैं, बेसिक आइडिया लेते चलते हैं। तो सर अब फील्ड में बैठ के क्या हम लोग एसेट्स को बेचेंगे? जी, एसेट्स को बेचेंगे तब तो पैसा आएगा। अभी पैसा है क्या? 1 ही लाख रुपया है कैश, और इनको 5 लाख चाहिए, बी को 5 लाख, कहाँ है पैसा मेरे पास? तो इसलिए फर्म क्या करेगा, पहले एसेट्स को बेच के पैसा लाएगा। तो सर एसेट्स को बेच के पैसा लाएगा तो उसका एंट्री क्या होगा? नॉर्मल सा बात सुनिए ना, फर्म अगर एसेट्स बेचेगा तो फर्म के पास पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा ऑब्वियसली है कि आएगा, और कैश जब बढ़ता है बिजनेस में, जब कैश आएगा तो आपको डेबिट ही करना पड़ेगा। यानी क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, बेच रहे हैं, एसेट्स बेच रहे हैं, तो लिख दे क्या? 2 कार बेचे हैं, जो 3 लाख का था वो बेचे हैं। ये फिगर वगैरह अभी ऊपर नीचे हो जाएगा, अभी कॉन्सेप्ट समझ लिए, जब सम के जरिए जाएंगे तो सारा डिस्कस कर देंगे, फिगर के जरिए केवल डिस्कस कर रहे हैं, कोई सा ही फिगर हो। अब सर कार लिख दे क्या? ना, गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्यों गलत हो गया? कार बेचते हैं तो ये तो है, एक एसेट आ रहा है कैश और एक एसेट जा रहा है कार, बिल्कुल सही है। कैसे बोल दिया? आपको आता नहीं है क्या पढ़ाने? ना, आता है हमको। हम क्या बोले, थोड़ा देर पहले याद कीजिए, जब बैलेंस शीट्स में कार था तो आप एक एंट्री क्या मारे थे? आप एंट्री मारे थे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 कार। आप जैसे ये एंट्री मारे थे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 कार, आपका कार का लेजर क्लोज हो गया होगा। नहीं देखिए, नहीं समझे, देखिए कार का ये लेजर था, कार अकाउंट यानी एसेट्स है, ठीक है। यहाँ लिखा होगा टू बैलेंस BD, 3 लाख का मान लीजिए रहा होगा। अब हम एसेट्स को ट्रांसफर किए थे तो क्या एंट्री मारे थे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 कार 3 लाख। अब अगर देखिए इसका लेजर पोस्टिंग आप कीजिएगा, ये क्या कहते हैं, सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए थे। जो प्रोसेस है मेरा बुक्स को क्लोज करने का,
हर लेजर को क्लोज करने के। तो कार क्रेडिट हुआ है किसके चलते? रियलाइजेशन के चलते। तो इधर लिखिएगा बाय रियलाइजेशन। अब जरा बताइए, तो कार का लेजर क्लोज है, जो आप कार को बोल रहे थे कि सर कार क्रेडिट कर दो, जैसे आप कार क्रेडिट कीजिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा चीज़, मेरा खाता फिर नेगेटिव में खुल जाएगा। तो आप सर ये बोलना चाहते हैं कि जब एक बार एसेट्स और लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो फिर अब उस एसेट्स का नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर जैसे आप जर्नल एंट्री में उस नाम को यूज कीजिएगा आपका गलत हो जाएगा, लेजर फिर खुल जाएगा। और हमको तो लेजर बंद करना है, रिस्ट्रिक्टेड लेजर खोलना है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बस इतना ही इर्द गिर्द रहना है। तो जब एसेट्स को आप ट्रांसफ़र किए थे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एसेट्स अपना नाम बदल लिया है। अब ये एसेट्स कार के नाम से नहीं जाना जा रहेगा, अब इस एसेट्स का नाम रियलाइजेशन हो जाएगा। मतलब आप सर ये बोलना चाहते हैं कि फील्ड में बैठ के अगर अब हम एसेट्स बेचेंगे तो बेचते समय पैसा तो आएगा, कैश या बैंक तो आएगा, बट सेल करते समय अब हम एसेट्स का नाम यूज़ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, हम यही बोलना चाहते थे। क्यों नहीं यूज करेंगे समझ में आ गया? क्योंकि वो एसेट्स अब नाम अपना बदल लिया है। वो एसेट्स अपना नाम बदल के क्या रख लिया है? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। यानी अब एसेट्स को बेचते समय आपको किसका नाम यूज करना होगा? रियलाइजेशन का नाम यूज करना होगा। धीरे धीरे जब फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश आपको डेबिट करना होगा, किसके चलते? तो टू रियलाइजेशन के चलते। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है किसके चलते? तो कैश के चलते। तो आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा तो आपको यहाँ लिखना होगा बाई कैश। तो सर क्या बाई कैश बारी बारी से, क्योंकि फिर मशीन बेचेंगे तो फिर यही होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि अब मशीन भी तो रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता है ना। सर प्लांट बेचेंगे तो फिर इंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डेटर से पैसा आएगा फिर वही इंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों सर बार बार रियलाइजेशन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि नाम बदल लिया ना, सारा एसेट नाम बदल के अब रियलाइजेशन रख लिया है। इसीलिए आपको सेल करते समय क्या एंट्री करना होगा वो देखिए। आपको इसका टोटल बाद में करना चाहिए, ठीक है। जो जो एसेट्स आएगा, ठीक है, उसको आप नरेशन में, यानी जो नरेशन लिखेंगे उसको आपको टोटल यहाँ करना चाहिए कि जो मेरे पास कार था, कार से देखिए बुक वैल्यू कुछ और होगा, जरूरी नहीं है कि जो बुक में वैल्यू दिया होगा उसी वैल्यू पे एसेट्स बेचा जाएगा। आपको सवाल में बताएगा कि जो आ रहा है इन्फॉर्मेशन एसेट्स कितने में बेच रहे हैं उसका डिटेल आपको दिया होगा। सर अगर बैलेंस शीट्स में कार था 2 लाख का और नीचे कुछ हमको बता नहीं रहा है कि ये सब बताएगा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कि आपका एसेट्स कितने में बेच रहे हैं हम लोग, अगर सर नहीं दिया होगा तो ये मान के चलिए उससे कोई भी पैसा का रियलाइजेशन नहीं हो रहा, मतलब एकदम पूरा है, 1 रुपया भी नहीं आने वाला है उससे। ओ मतलब सर हमको नीचे में इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि किस एसेट्स को बेचने से कितना पैसा आ रहा है। जी ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा नीचे में, यानी बुक वैल्यू अब एक बार जब हम ट्रांसफ़र कर दिए अब छोड़ दीजिए कितने का है। सेल करते समय हो सकता है वो ज़्यादा में बिकेगा या हो सकता है वो कम में बिकेगा। तो सर ज़्यादा में बिक रहा होगा तो यहाँ गेन का भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट रिलेशन टू गेन ना, वो एक ही बार में निकल जाएगा। यहाँ पे बताए ना बुक वैल्यू एक ही बार में हम सारा डाल दिए हैं, तो सेलिंग का जब करेंगे जो टोटल कलेक्शन होगा ना तो वहाँ से डिफरेंस का फिगर हमको पता चल जाएगा कि मेरा एसेट्स टोटल था कितने का, सेल करके हमको कितना कलेक्शन हुआ। इसलिए एक एक आइटम पे आप गेन या लॉस निकालने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए तो ये बनाए हैं रिकवरी अकाउंट कि नेट में एक के बेर में पता चल जाए कि हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ठीक है। तो सर जल्दी क्या करेंगे, कैश आएगा किसके चलते? तो रियलाइजेशन के चलते, क्योंकि एसेट्स तो अब नाम बदल लिया है। फील्ड में बैठ के ये सोचिए कि पैसा अब आएगा कि जाएगा। एक बार अगर हम एसेट्स और लायबिलिटी को फील्ड में ट्रांसफर कर दिए तो फिर एसेट्स और लायबिलिटी का नाम अब यूज नहीं कीजिएगा। अब केवल फील्ड में बैठ के ये सोचिए कि उस एसेट से पैसा आ रहा है और लायबिलिटी के पास पैसा जा रहा होगा, यानी पैसा आने का एंट्री किया जाएगा और पैसा जाने का एंट्री किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। अब देखिए किस किस एसेट से कितना आ रहा है बेचते समय। हो सकता है कार से आ रहा हो 50,000, सर था 2 लाख, छोड़ दो, रहा होगा बुक वैल्यू में 2 लाख, लेकिन अब 2 लाख पे वो नहीं बिकने वाला है, 85,000 रुपया आ रहा है, ठीक है सर जी ले लो। स्टॉक से आ रहा है 50,000, प्लांट से आ रहा है 50,000, बस और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया सर, और बिल्डिंग से कुछ नहीं पैसा आ रहा है, आएगा मतलब वो सब डिटेल में दिया होगा। हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि यहीं से पैसा आया है, तो आपको चुपचाप 1.5 लाख यहाँ रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, बस एक ही बार में। हर बार के लिए तीनों के लिए जर्नल क्या हो जाएगा जानते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लान, उतना एंट्री नहीं करना है, कॉमन एंट्री है, टोटल करके लिखिए ना, क्योंकि अब एसेट्स नाम से तो जाना नहीं जा रहा है, वो तो नाम चेंज कर लिया है, रियलाइजेशन रख लिया है, क्लियर है चीज़। चलिए सर लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे?
चलिए लेजर में पोस्टिंग देखते हैं। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे तो सारे एसेट्स को जब हम टान के लाए थे बुक वैल्यू पे तो क्या एंट्री हुआ था, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स में अलग अलग था, कार, प्लांट, बुक वैल्यू पे, ठीक है, प्लांट, मशीन, डेटर्स, ऑल एसेट्स अदर देन कैश, बैंक और कुछ फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के सब आपको ट्रांसफ़र कर देना है, जिससे बेच के पैसा आ सकता है। टू इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए इतना ही था मेरे पास। लायबिलिटी में था तो लायबिलिटी को आप खत्म किए तो क्या एंट्री हुआ, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है किसके चलते, बाई क्रेडिटर्स के चलते, बाई बैंक लोन के चलते, बाई पार्टनर्स के वाइफ के लोन के चलते, मिसेज ए लोन। क्या हुआ, अब मेरे पास एसेट्स का खाता क्लोज, लायबिलिटी का खाता क्लोज, ठीक है। जब एसेट्स को हम बेच के पैसा लाए तो क्या एंट्री है, क्योंकि अब तो नाम से जान नहीं रहे हैं, वो तो नाम बदल के अब रियलाइजेशन रख लिया, लायबिलिटी अपना नाम बदल के रियलाइजेशन रख लिया। तो सर जब एसेट्स बेचेंगे पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है किसके चलते, कैश के चलते, तो आपको लिखना होगा बाई कैश। अब देखिए बाई कैश में बारी बारी से नहीं, जैसे हम कैसे यहाँ किए हैं, लेजर यहाँ नरेशन में लिखे थे सबसे कितना कितना एसेट्स आ रहा है, एसेट्स को बेच के कितना, तो आपको भी यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा कि कार से आ रहा है 2 लाख, मशीन से आ रहा है 3 लाख, फर्नीचर से आ रहा है 4 लाख, इस तीनों का टोटल जो होगा वो आप बाहर में लिखते हैं 4, 3, 7, 8, 9 लाख। अब टोटल हमको पता चल जाएगा कि मेरा एसेट्स था टोटल कितने का, बेच के पैसा कितना आया है, ठीक है, यहाँ से हमको पता चल गया। सर इसका डबल एंट्री, क्योंकि कैश का भी लेजर है अपने पास, एसेट्स बेचे हैं तो कैश भी तो बढ़ेगा, तो कैश डेबिट हुआ है किसके चलते, रियलाइजेशन के चलते। तो कैश अकाउंट में आप लिखिएगा टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एसेट्स रियलाइज, यानी एसेट्स को बेच के कितना पैसा आया है, ठीक है, कितना 9 लाख, यहाँ लिख दिए 9 लाख। क्लियर है। सर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में कि लायबिलिटी से, इसके बारे में तो बताएगा सवाल वाला कि किस किस एसेट से कितना पैसा आ रहा है। देखिए अभी केवल बेच रहे हैं, बाद में इसमें धीरे धीरे आगे चलेगी। सर कभी कोई एसेट्स क्रेडिटर उठा के ले जाता है, कभी कोई एसेट्स पार्टनर उठा के ले जाता है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आराम से चलेंगे। अभी छोटा छोटा एंट्री के साथ में हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं कि सारे को हम कैश में ही बेच रहे हैं, सब एसेट्स को बेच के मेरे पास कैश ही आ रहा है। नंबर 1, इसके बारे में आपको नीचे बैलेंस शीट के नीचे इन्फॉर्मेशन देगा कि किस एसेट्स को सेल आउट करने से मेरे पास कितना कलेक्शन हो रहा है। अगर लायबिलिटी के बारे में नहीं बताया सर तो क्या लायबिलिटी का पेमेंट ना करे, छोड़ दे, हो सकता है सवाल के नीचे में ना दिया हो कि क्रेडिटर्स को हम दे रहे हैं, बैंक लोन को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मैसेजेज लोन को दे रहे हैं। 100% हमको लायबिलिटी को पे आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सेटलमेंट का पहला रूल ही है कि एसेट्स को बेच के अगर जो कलेक्शन आएगा उस कलेक्शन में से आपको सबसे पहले ये जो आउटसाइडर है, क्रेडिटर है, बैंक है, मैसेजेज का लोन है, इसको आपको पेमेंट करना होगा। यानी आपको सवाल वाला फंसा सकता है। एसेट्स के बारे में तो डिटेल नीचे में दे देगा कि किस एसेट से कितना पैसा आ रहा है, लेकिन लायबिलिटी के बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं, क्वेश्चन साइलेंट कर देगा। बच्चा क्या करेगा, एसेट बेच के पैसा लाएगा और खाता को टैली करवा देगा, गेन बांट लेगा। गलत हो जाएगा, गलत हो गया। लॉ क्या बोला था, सेटलमेंट का लॉ, कि आपको आउटसाइडर का पेमेंट करना ही पड़ेगा, पैसा हो आपके पास या नहीं हो। पैसा नहीं होगा तो पार्टनर्स ला के देगा घर से, लेकिन लायबिलिटी वाले को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो सर क्लियर हो गया 2 चीज़ कि बैलेंस शीट्स के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमको बताया जाएगा कि किस एसेट्स को हम बेच के पैसा ला रहे हैं, कितना पैसा ला रहे हैं। देखिए बुक वैल्यू से अलग हो सकता है, वो मेरा कंसर्न अब नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास कोई लेजर ही नहीं है किसी एसेट्स का, वो तो सारा ट्रांसफ़र कर दिए। तो बुक वैल्यू यहाँ से टोटल पता तो चल गया ना। अब बेचते समय कोई में ज़्यादा आ रहा होगा, किसी में कम आ रहा होगा, वो लास्ट में जब टोटल मैच कराएंगे क्रेडिट और डेबिट का तो हमको पता चल जाएगा कि क्रेडिट साइड का अगर इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड, एक तरह से प्रॉफिट लॉस में यही था ना, इनकम ज़्यादा होता था, एसेट्स को बेच के ला रहे हैं, तो इनकम अगर ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड तो हम गेन में रहेंगे। उल्टा हाथ में अगर बुक वैल्यू ज़्यादा था, बेचे कम में है, तो लॉस आ जाएगा, वो लास्ट में निकल जाएगा, वो बाद में बात करेंगे। चलिए एसेट्स को ट्रांसफ़र करने का एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स नाम के साथ में, सब लेजर क्लोज। ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि सर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका लेजर क्लोज करने के लिए डेबिट करना होगा। अब एसेट और लायबिलिटी नाम से नहीं जाना जा रहा है, अब रियलाइजेशन के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो सर क्या एसेट्स को बेचे थे तो क्या एंट्री हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब नाम का यूज नहीं कीजिएगा एसेट्स का, अब एसेट्स का लेजर नहीं है खुला हुआ, जैसे आप टू एसेट डाल दिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। पोस्टिंग देख लिया, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है
तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश, और किस किस से कितना आ रहा है वो अंदर में लिखेंगे नरेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। नंबर 1 कैश बढ़ा है, एसेट्स बेचने थे तो कैश बढ़ा दिया। अब सर लायबिलिटी को चुकाइए, इन्फॉर्मेशन दे क्वेश्चन में या नहीं दे, लायबिलिटी का 100% पेमेंट हमको कराना होगा। देखिए अगर दे दिया कि भाई हम लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, था क्रेडिटर 5000 का, बोल रहा है कि 4500 का, तो नेट में देखिए कि पैसा कितना जा रहा है। फील्ड में बैठ के हमको केवल यही सोचना है कि पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है, बस इतना ही आपको फील्ड में बैठ के सोचना है, क्योंकि हम सब एसेट और लायबिलिटी का लेजर क्लोज कर चुके हैं, ठीक है। ये नहीं देखिए कि क्रेडिटर तो सर जी 50,000 का था, आप 45 का दे रहे हैं तो 5,000 का लॉस, नहीं, वो एक ही साथ में निकल जाएगा, यहाँ एक ही साथ में निकल जाए कि हम गेन में है कि लॉस में, इसलिए बारी बारी से निकालने का जरूरत नहीं है वो सब चीज़, ठीक है। चलिए सर, एसेट्स को बेच के पैसा लाने का एंट्री तो समझ में आ गया सर जी। लायबिलिटी को जब चुकाएंगे तो इसका एंट्री क्या होगा, चलिए कर देते हैं। क्रेडिटर को चुका रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैश 2 लाख। चलिए समझ में आ गया, गलत हो गया एंट्री, जो बोल रहे थे कि समझ में आ गया वो गलत हो गया। क्यों सर, क्रेडिटर को पे करते हैं तो ये नहीं होगा, क्रेडिटर घटेगा तो डेबिट, कैश घटेगा तो क्रेडिट। अरे थोड़ा देर पहले तो बोले भैया क्रेडिटर्स का खाता अब क्लोज हो चुका है, अब नाम का यूज नहीं किया जाएगा, क्रेडिटर्स अपना नाम बदल लिया है। शुरुआत में गलती होगा, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। हम लोग का आदत यही है ना, एसेट्स को बेचते हैं तो कैश टू एसेट्स, लायबिलिटी को चुकाते हैं तो लायबिलिटी टू कैश, तो आदत सुधार लेंगे हम लोग इस चैप्टर के साथ में, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग लॉ अप्लाई होगा ना। ठीक है सर जी, ये गलत हो गया एंट्री, हंसिए मत इसीलिए। रियलाइजेशन, सारा एसेट्स अपना नाम बदल लिया है, सारा लायबिलिटी अपना नाम बदल लिया है। अब फील्ड में बैठ के कोई नाम से नहीं जाना जा रहा है, सबका नाम रियलाइजेशन हो गया है, एसेट का भी नाम रियलाइजेशन, लायबिलिटी वाला का भी नाम रियलाइजेशन। क्लियर है ये चीज़, ठीक है सर, ये सही एंट्री है। तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ है, यानी रियलाइजेशन हमको डेबिट करना होगा लेजर में, किसके चलते, तो टू कैश के चलते। तो सर बारी बारी से फिर सब में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक लोन चुकाएंगे तो रियलाइजेशन टू कैश, मिसेज एज लोन होगा तो रियलाइजेशन टू कैश, इसीलिए मर्ज कर दीजिए एंट्री। ठीक है, टू कैश लिख के अंडरलाइन दीजिए, और किस किस को हम कितना दे रहे हैं वो अंदर में डालिए। क्रेडिटर्स 1 लाख, कितने का है छोड़ दीजिए, हमको बता दिया है सवाल में, नहीं बताया होगा तो जितने वैल्यू का होगा उतना ही देना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए। उसके बाद बैंक लोन था, बैंक लोन 2 लाख, तो सर नेट में मिसेज एज भी था वो भी दे दीजिए, मिसेज एज लोन दिए, मिसेज एज लोन दीजिएगा। पार्टनर का लोन होगा वो यहाँ नहीं आएगा, उसका अलग हिसाब किताब आने वाले डिस्कशन में बात करेंगे। ठीक है, ये आउटसाइडर सब लायबिलिटी है, इसका पेमेंट पहले किया जाएगा। ठीक है, चलिए। ये मान लीजिए 6 लाख रुपये आ गया, यानी 6 लाख हुआ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लायबिलिटी को चुका रहे हैं। ठीक है, टोटल 6 लाख तीनों का मिला के। तो रियलाइजेशन तो डेबिट हो गया सर कैश के चलते, ये नरेशन का चीज़ है, इसीलिए टू मत लगाइएगा इसके पहले। जर्नल जी तो वह है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है टू कैश के चलते। अब ये सब नरेशन का चीज़ है, इसलिए अंदर में लिखिएगा, ये नहीं कि टू क्रेडिटर्स टू बैंक, अगर बैंक लोन लगा दिया तो जनरेटिव गलत हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, फिर से आपका लायबिलिटी खड़ा हो जाएगा, वो नहीं करना है, टू नहीं लगाना है। कैश के पहले केवल टू लगेगा, बाकी सब ये नरेशन का चीज़ है, तो अंदर में आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, रियलाइजेशन में पोस्टिंग समझ में आ गया, तो लगे हाथ कैश में भी, चूंकि कैश घटेगा पैसा देने से, किसके चलते घट रहा है, तो रियलाइजेशन के, यानी कैश क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट करना होगा किसके चलते, रियलाइजेशन के चलते, तो लिखना होगा बाय रियलाइजेशन, जो भी आया है 6 लाख। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा सर जी, यहाँ से अब गेन या लॉस निकलेगा। ठीक है, उस रियलाइजेशन गेन, अब इधर का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, अगर ज़्यादा होगा डेबिट साइड, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एसेट्स था कम का, बेचे हैं ज़्यादा का, तो गेन निकल गया ना सर। आउटसाइडर को चुका दिया तो उस गेन पे किसका हक रहेगा, पार्टनर लोग का हक रहेगा। ठीक है, लॉस होगा तो पार्टनर का जाएगा फिर, यानी गेन होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाया जाएगा रियलाइजेशन लिख के, अगर लॉस हो जाएगा तो रियलाइजेशन लिख के घटाया भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर है चीज़। जनरेटिव क्या होगा सर, तो सर रियलाइजेशन में अगर गेन हो गया और जनरेटिव हमको मारना है, तो गेन होने से कैपिटल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, फर्म ज़्यादा पैसा देगा, तो जनरेटिव क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल, यानी रियलाइजेशन ट्रांसफर हो गया, रियलाइजेशन प्रॉफिट। अब रियलाइजेशन प्रॉफिट नहीं निकल, लेजर तो रियलाइजेशन ही किया ही है, यहाँ लास्ट में निकल जाएगा रियलाइजेशन गेन। ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस निकलेगा तो रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उस केस में कैपिटल डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सवाल के साथ जरिए देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, अभी केवल आइडिया आप ले लीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा फुल फ्लेज सम बनाएंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है सर, अगला स्टेप क्या होगा इसमें, आप सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन में, सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन में। अब एसेट और लायबिलिटी अपने नाम से नहीं जाना जा रहा है, वो नाम बदल के रियलाइजेशन रख लिया है। ठीक है, तो सर अब एसेट्स बेचेंगे तो एसेट्स का अब नाम यूज नहीं किया जाएगा, रियलाइजेशन का नाम यूज किया जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दोनों का लेजर है इसलिए कैश बढ़ाना पड़ेगा, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 सर लायबिलिटी को चुकाएंगे तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अब लायबिलिटी अपने नाम से नहीं जाना जा रहा है, वो नाम बदल लिया है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद सर यहाँ से पता चलेगा गेन में है कि लॉस में है, वो आप रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। उसके बाद पैकअप, ये जैसे पैक किए हैं वैसे कैपिटल अकाउंट को पैक किया जाएगा और यहाँ से पता चलेगा कि 5 लाख प्लस रियलाइजेशन का गेन 1 लाख, यानी 6 लाख हमको पेमेंट करना होगा। तो जनरली क्या होगा, कैपिटल अगर हम लौटाएंगे तो जनरली क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, सेम मान लीजिए 6 लाख यहाँ निकला तो 6 लाख रुपया ए को पेमेंट किया जाएगा और बी के कॉलम में अगर मान लीजिए 5 लाख है तो बी के कॉलम को 5 लाख पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, क्या एंट्री हुआ, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, क्या एंट्री हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस शट डाउन, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस में ताला लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बुक्स क्लोज, सारा लेजर खत्म। कैसा सर, कैपिटल अकाउंट में टू कैश लिखे हैं यानी पूंजी खत्म, तो सर कैश में कोई पैक कर दीजिए, तो बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल, जैसे ये लिखिएगा ये टैली हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अभी टैली नहीं होगा क्योंकि अभी तो वैसे प्रोसेस से बनाए नहीं है कि फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे ये कैश अकाउंट टैली हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब मेरे पास पैसा नहीं, यानी पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा नहीं बचा है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुआ था जब आप पार्टनर पैसा लेके आया था। अब जब पार्टनर्स को हम पैसा वापस कर दिया तो फिर किस बात का, यानी हम समाप्त हो जाएंगे इस लेजर के जरिए, यानी रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, इस तीनों लेजर के जरिए हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको आज आपको समझ में उतना नहीं आया होगा, केवल आप हल्का आइडिया हम लोग ले चुके हैं, फिर भी जब कल हम सम के साथ में प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को तो इस चीज़ पे धीरे धीरे और इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आते जाएगा उसको ग्रेजुअली हम उसमें एडिशन करते जाएंगे ताकि डिसोल्यूशन मेरे लिए आसान होते चला जाएगा। ठीक है, 3 बात सीखे हैं कि सर सारे एसेट और लायबिलिटी को आप रियलाइजेशन पे ट्रांसफर कर देना, कैपिटल को कैपिटल में लिख देना, कैश बैलेंस होगा तो कैश साइड में लिख देंगे। नंबर 1 ये सीखे हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है सर, उसके बाद होता है एसेट्स को बेच के पैसा लाने का, लायबिलिटी को चुकाने का, यहाँ से जो गेन या लॉस निकलेगा वो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट को पैक करेंगे तो यहाँ डिफरेंस का फिगर पता चलेगा कि हमको लौटाना कितना है, ए को और बी को। वो जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो हम कैश से उसको पेमेंट कर देंगे। तो जनरली क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और जैसे हम यहाँ कैश पे पोस्टिंग करेंगे बाई कैपिटल अकाउंट, ये मेरा कैश का लेजर टैली हो गया। इसका मतलब ना मेरे पास 1 रुपया है, लेना है ना किसी को ना देना है। हम इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने का कोशिश करेंगे आने वाले सवालों में। ठीक है, मिलते हैं अगले। आज नहीं समझ में आया होगा बट कल आप देखिएगा, कल आपका डाउट क्लियर हम कर देंगे। ठीक है, कल हम फिर पूछेंगे कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो आपका जवाब होगा हाँ सर थोड़ा सा आइडिया लग चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।